नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का एक और दौर इस वक्त भी जारी है, लेकिन इस बीच किसान भाइयों के माथे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, क्योंकि सोयाबीन की फसल पर वायरस का अटैक हुआ है और पीला रोग से इस वक्त सोयाबीन की फसल ग्रसित है। तो किसान भाइयों, आज के अंक में हम बात करेंगे कि एक तो इस समस्या से कैसे निदान पाया जाए, दूसरा खरीफ की फसलों में कौन कौन से सामयिक कार्य इन दिनों आपको करने हैं, इसके अलावा फल और सब्जियों का ध्यान आपको कैसे करना है, और साथ ही साथ अगर आपके खेतों में पानी भर चुका है तो उसकी निकासी कैसे की जाए। आज इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, नहीं बात करेंगे हम कृषि के समसामयिक कार्यों के बारे में। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव जी। आप SRK यूनिवर्सिटी भोपाल में पदस्थ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। नमस्कार किसान भाइयों। सर बिल्कुल। और सर, सबसे पहले देखिए, जो हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक तो खरीफ की फसल के बारे में तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही, लेकिन किसान भाइयों की सबसे बड़ी चिंता है पीला रोग, जिसे हम पीला मोजेक भी कहते हैं, जो एक वायरस बात आ रही है सामने। तो किसान भाइयों को सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, तो ये रोग क्या है और इससे हमारे किसान भाई कैसे निदान प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ये जो पीलापन की समस्या है, इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो तो पानी की अधिकता है। इस मौसम में आप देख रहे हैं, खासतौर से इस अगस्त माह में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है। सारे रिकॉर्ड पिछले 50 सालों के हमारे इस महीने के वर्षा ने अपने तोड़ दिए हैं और काफ़ी अच्छा बारिश यहाँ मध्य प्रदेश में भी और लगभग आसपास के सभी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई और आगे भी उम्मीद है कि ये सितंबर महीने में अच्छी होने की चांसेज हैं। जहाँ तक पीलेपन का सवाल है तो इसकी भी बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें से एक तो येलो जिसको बोलते हैं मोजेक वायरस, वो तो है ही एक वजह, क्योंकि वायरस का प्रकोप ऐसे नमी और आर्द्रतापूर्ण मौसम में सबसे ज़्यादा होता है और हमारी फसल सोयाबीन में और दूसरी फसलों में वायरस के प्रकोप कंटिन्यू होते आए हैं। तो एक तो येलो मोजेक वायरस इसका वजह है ही, लेकिन इसके अलावा भी पानी की कमी होना खेत में या पानी की अधिक उपलब्धता होना, ये भी एक वजह होती है। ठीक है। कि वो पौधे के न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिशन का जो तरीका है उसको प्रभावित करती है। और ये न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो भी पत्ते में पीलेपन के द्वारा, कम ज़्यादा पीलेपन के द्वारा दृष्टिगत होती है, नज़र भी आती है। तो एक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी इस तरीके का होता है। कुछ हमारी भूमि जो सॉइल में भी जो कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, या कुछ मौसम अनुकूल पा करके बहुत सारे ग्रब्स हैं, बहुत सारी सॉइल बर्न बैक्टीरियाज हैं, वायरसेज हैं, फंगस हैं, ये भी डेवलप हो जाते हैं और इनकी वजह से भी हमारी फसलों में पीलापन आता है। अच्छा, अभी वर्तमान में जो पीलापन है इसमें लगभग सभी वजह मुझे अलग अलग जगहों पे दिख रही हैं। कई जगह पे येलो मोजेक वायरस का प्रकोप हुआ है, कई जगह पे पानी की अधिकता की वजह से भी पीलापन आया है। अच्छा। और कई जगह पे भूमि के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ग्रफ्स होते हैं जो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं फसलों की। अच्छा। तो उनके नुकसान करने की वजह से भी पीलापन आया है। ठीक। तो लगभग सभी वजहों का जो है वो पीलापन देखना पड़ता है। कुछ जगहों पर क्या ऐसा हुआ है प्रोफेसर साहब की जो एक लंबी खींच हो गई थी, पानी नहीं गिरा था काफी हिस्सों में, तो क्या उस वजह से भी ये वायरस आया है या ऐसे आपके नजर में नहीं है? ऐसे देखिए, वायरस के लिए अनुकूल स्थितियां तो आर्द्रता भी होती है, अधिक टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, मौसम में जो नमी है, ये सभी चीज़ें आपके वायरसेस को, आपके फंगस को, आपके बैक्टीरिया को, सभी के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं। तो ये जो मौसम की खींच है, इसमें भी सभी प्रकार के जो हमारे रोग उत्पन्न करने वाले वायरसेज हैं या बैक्टीरियाज हैं या फंगस हैं, ये भी डेवलप हुए हैं और उनके लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार हुआ है। इसी प्रकार से कुछ कीट व्याधियाँ होती हैं और उनको भी जब अनुकूलता मिलती है तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं और नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जी। तो ये अब एक तो हम चाहेंगे कि प्रोफेसर साहब ये तस्वीरें भी हम दिखाते आ रहे हैं, लेकिन सोयाबीन की भी हम बात करें तो ये जानना चाहेंगे कि आप किसान भाई इस समस्या का निदान कैसे प्राप्त करें, क्योंकि काफ़ी परेशान है किसान भाई सोयाबीन की फसल को लेकर, क्योंकि हमारे प्रदेश में काफ़ी बड़े पैमाने पर सोयाबीन की फसल ली जा रही है, खरीफ की प्रमुख फसल होती है। तो ऐसे में आप सलाह क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण है कि आप अगर सोयाबीन के किसान हैं या तो सबसे पहले तो जो पानी भरने की व्यवस्था है खेत में, उसको आप कैसे भी जल निकास करें। अच्छा। वाटर ड्रेनेज करें, उचित जल निकास की व्यवस्था रखें जिससे खेत में पानी ना भर पाए। पानी अगर भराता भी है तो वो तेजी से बाहर निकालने की उसकी जो व्यवस्था है उनको आप चुस्त तंदुरुस्त करें, जिससे कि ज़्यादा समय तक पानी ना भरा रहे। इसके बाद
जो अगर येलो मोजेक वायरस है या कम स्थिति में आपको दिखता है तो ऐसे पीले पड़े हुए जो भी पौधे हैं इनको तुरंत उखाड़ के कहीं दूसरी जगह ले जाएं और इसको जमीन में गाड़ दें। जी जी। तो ये जमीन में गाड़ देने से और इनके फैलने की, यदि ये वायरस है तो ये दूसरा और नहीं फैलेगा। और जैसे ही अगर मौसम में थोड़ा सा आपको समय मिलता है तो रस चूसक कीटों से ही, जो वाइट फ्लाई वगैरह होती हैं, इनसे वायरस का जो संवहन होता है, जो प्रदर्शन होता है, वो बहुत आगे बढ़ता रहता है। ये रस चूसक कीट होते हैं जो वायरस के संवाहक भी होते हैं। जी जी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, इसका आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। अगर आपके पास 15 लीटर का स्प्रे पंप है तो उसमें आप 15 ml डालें। इल्लियों की भी समस्या हो रही है प्रोफेसर साहब? वो अपन धीरे धीरे, पहले रस चूसक कीटों की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं, और ये वायरस के मुख्य मतलब बढ़ाने वाले, फैलाने वाले विस्तारकारी होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो रस चूसक कीट हैं उनके लिए इमीडा है, एसिटा है, थायोमेथाक्साम है, इनका स्प्रे मौका जैसे ही आपको मिलता है कि मौसम में आप स्प्रे कर पाएं तो तुरंत इसका करें। कुछ मात्रा अगर आप बताना चाहें किसान भाइयों को, कितनी मात्रा रहनी चाहिए, कितने दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना है? देखिए, स्प्रे का तो ऐसा है कि थोड़ा सा धैर्य आपको किसानों को रखना पड़ता है, क्योंकि जो प्रकृति है उस हिसाब से आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाए ये थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने देखा है कई किसान भाई एक दवाई का स्प्रे करते हैं और धैर्य की कमी रखते हुए अगर उनको मान लीजिए मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलते तो वो दूसरी दवाई भी तुरंत स्प्रे कर देते हैं। लेकिन मेरा किसान भाइयों से निवेदन ये है कि थोड़ा धैर्य रखें और एक दवाई का स्प्रे करने के बाद कम से कम 2-3 हफ्ते, 2 हफ्ते तो कम से कम वो धैर्य रखें कि उसके रिजल्ट आपको खेत में दिखने लगे। ठीक है। एकदम तेजी से जल्दी दवाएं बदल के खेतों में डालना या नए प्रयोग करना, मैंने तो ऐसे भी किसान देखे हैं जो सुबह भी कुछ दवाई स्प्रे करते हैं, दोपहर में भी कर देते हैं, शाम को भी कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उचित सलाह लें और उचित दवाई का समुचित मात्रा में डोज जो है उपयोग करें। साथ में जो आवश्यक पानी की मात्रा है उसका भी सही उपयोग करके अगर आप खेत में दवाओं का उपयोग करते हैं तो इसके रिजल्ट मिलते हैं, और रिजल्ट मिलने में 8-10 दिन लग ही जाते हैं। जी। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो आप 10-12 दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद आप कोई दूसरी दवाई डाल सकते हैं। लेकिन इतना तो पेशेंस रखें आप, बिल्कुल, कि उसके रिजल्ट आ जाए, क्योंकि इससे नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होगा। आपका आर्थिक नुकसान तो है, वातावरण भी प्रदूषित होता है, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि आपकी फसल भी कमज़ोर हो जाती है। चलिए, जो हम अब शुरुआत में चर्चा करना चाह रहे थे, थोड़ा खरीफ की जो फसल है हमारी, यानी ये जो बाकी अन्य जो हमारे मौसम रहते हैं उनसे कितनी अलग है, इसकी कुछ खास विशेषता अगर आप बताना चाहें तो? देखिए सर, मौसम के हिसाब से फसल को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो रेनी सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम खरीफ सीजन कहते हैं, और एक गैर रेनी सीजन। तो गैर रेनी सीजन आपका विंटर और जायद में आता है। बाकी रेनी सीजन जिसे हम मानसून सीजन भी कहते हैं, खरीफ सीजन भी कहते हैं, वो वर्तमान में दौर हमारा चल रहा है। और ये जो खरीफ सीजन है ये वास्तविक खेती का सबसे अच्छा स्वरूप है, और सभी लोग मैक्सिमम जो है आपके खेती किसानी करने वाले लोग हैं, सभी लोग इस समय पूरी इस हरियाली की जो चादर बिछती है इसका भरपूर दोहन करते हैं और अपने किसी भी खेत को खाली छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो वो एक अलग अपवाद हो सकता है, लेकिन इस समय सब लोग अपनी अपनी खेती करते हैं, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, जिसके पास जोत कम हो या ज़्यादा हो। साधन के हिसाब से भी अपन देखें, जिसके पास पानी नहीं होता वो भी इस मानसूनी खेती में, अवश्य खेती में बिल्कुल करते ही करता है। दूसरा ये है कि अभी जो कोरोना का सीजन चल रहा है, दूसरे और धंधे जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, और अपने नियम कायदे जो भी उसमें अपनाए जा रहे हैं, तो बाजार भी लगभग बंद है। तो व्यापारी और नौकरी वाले सभी लगभग परेशान हैं, और हमारे किसान भाइयों ने इस दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत मेहनत करी है, और अभी हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन जो आपने देखा रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। और इसी तरीके से अभी जो खरीफ की फसल है, जो मानसून की फसल है, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लगाई गई है। मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति अपने यहाँ बनी हुई है। और खासतौर पर जो मजदूर वर्ग लौटा वो एक बार फिर खेती किसानी की तरफ मुड़ा है। इस समय ये मान के चलिए कि 18 से 22% तक खेती जो पिछले साल इन्हीं दिनों में एक हमारी सरकार जो है रिपोर्ट लेती है, और इस बार भी 17 से 24 जुलाई तक की रिपोर्ट जो सर्वे के माध्यम से आई है, तो जो स्टैंडिंग क्रॉप है, खड़ी हुई जो फसल है, इसकी रिपोर्ट हमारे सरकारी मशीनरी के द्वारा, सरकारी साधनों के द्वारा उपलब्ध होती है। तो 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में जो रिपोर्ट अभी आई है ये बहुत अच्छी है, और 18 से 22% पिछले साल 17 जुलाई से
24 जुलाई के बीच की जो 2019 की रिपोर्ट थी उससे 20% ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो वही जो मैंने जिक्र कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। बिल्कुल। हमारे मध्य प्रदेश में भी सारे रकबे, चाहे वो पल्सेज हों, चाहे वो धान का हो, आपका राइस का हो, और सभी एरिया जो हैं इस दौरान इंक्रीज हुए हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। धान की फसल भी बड़े पैमाने पर किसान भाई ले रहे हैं। तो धान की फसल में एक तो प्रोफेसर साहब इस वक्त हमारे किसान भाइयों को क्या करना है, या उनको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, आती हैं, या उनके लिए तैयार रहना चाहिए, तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, धान में तो जो समस्याएं आती हैं अब लगा तो चुके हैं, उसकी जो है रोपनी हो चुकी है, और आज की तारीख में जो समस्या है जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में आती है वो सबसे ज़्यादा फसल सुरक्षा की रहती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि फसल में इसी दौरान जो शुरुआती 40-50 दिन होते हैं, किसी भी फसल में आप देखेंगे, स्पेशली धान में तो है ही, जी। कि शुरुआती 40-50 दिनों में सबसे ज़्यादा प्रकोप कीट, व्याधियों और रोगों के होते हैं। अच्छा। इनसे बचने के लिए हालांकि हमें शुरू से ही तैयार रहना चाहिए। शुरू से मतलब खेत की तैयारी करते समय, या हम नर्सरी को मैनेज करते हैं, या थरा बनाते हैं वगैरह वगैरह, उस समय से ही अगर हम बराबर ध्यान रखते चलें तो हमें काफ़ी कुछ कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अच्छा। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि खेत की तैयारी जब अपन करते हैं, अंतिम जुताई से पहले अगर अपन कार्बोफोरान 3G मार्केट में उपलब्ध है, इसको अगर हम 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज कर लें, तो ये काफ़ी कुछ जो मृदा जनित रोग हैं उन्हें कंट्रोल कर लेता है। मृदा में जो कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम ग्रीष्म में अच्छी जुताई करके खेत को छोड़ देते हैं, तो जो डायरेक्ट सन इफेक्ट होता है, जो डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट होता है, उससे जो अंडे, लार्वा, प्यूपा जो हमारे पड़े हुए हैं, जो इस समय अनुकूल वातावरण ना मिलने के कारण लगभग अनएक्टिव स्थिति में पड़े रहते हैं, तो वो उनको अपन खत्म कर सकते हैं और नीचे से निकाल के ऊपर ला सकते हैं अच्छी गहरी जुताई करके। इसी प्रकार से जब हम धान में नर्सरी बनाते हैं, तो नर्सरी में भी हम काफ़ी कुछ उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। बीजोपचार करके हम काफ़ी आने वाले रोगों से बचाव कर सकते हैं। जी। और इसी जब हम थरे में से बाहर निकालते हैं हमारे जो धान के पौधे होते हैं, तो इनके ऊपर का जो हिस्सा होता है, यदि हम इसको तोड़ दें, जी। जिसमें सबसे ज़्यादा अंडे वगैरह होते हैं, और इन्हें कहीं गाड़ दें या दबा दें, तो आपके खेत में आप इनको ले आने से बच सकते हैं। अच्छा। और जिस समय हम इसकी रोपाई करते हैं, उस समय भी एक गड्ढा बना के अगर हम, या आपके नर्सरी में आखिरी समय में तोड़ने से पहले एसिटामिडा या थायोमेथेक्जाम का उपयोग कर लें, तो रस चूसक कीटे जो हमारे यहाँ लगने वाले हैं इस मौसम में, उनके ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा जी। कि हमारे जो जैविक नियंत्रण के बहुत सारे तरीके हैं, वो उन तरीकों का भी आपको उपयोग करना चाहिए। कुछ यांत्रिक ऐसी विधियां हैं जैसे प्रकाश प्रपंच का आप उपयोग करते हैं। फेरामोन ट्रैप्स हमारे यहाँ इजी अवेलेबल हो गए हैं। इसके जो ल्यूर्स होते हैं वो आपको हर तरीके के मिलने लग गए हैं मार्केट में, और अब किसानों तक भी उसकी आसान पहुंच हो चुकी है। ये 2 तरीके से आपके काम आते हैं। एक तो आपको खेत की पड़ताल करते रहना चाहिए कि कौन सी कीट व्याधियाँ आपके खेत में आ चुकी है। ठीक है। तो जिस समय आप अगर नहीं जा पाते या नहीं कंट्रोल कर पाते, या रात के समय जो एक्टिव होते हैं, तो ये प्रकाश प्रपंच में आपको पता चल जाता है, उनकी पड़ताल हो जाती है कि कौन सी कीट व्याधियां हमारे खेत तक आ चुकी हैं मेहमान नवाजी करने। तो दूसरा ये है कि ये जो ट्रैप्स होते हैं, इसमें नर जो होते हैं कीट, नर पतंगे जो होते हैं, ये उसमें कैद हो जाते हैं। तो जब मादाओं को इनकी ज़रूरत होती है तो उस समय नर का अभाव होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो आने वाली जनसंख्या है, जो वृद्धि होनी है वो रुक जाती है, आपको नुकसान है, तो उसको अपन एक कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। ठीक है।
उसमें कमी ला सकते हैं। चलिए अब सब्जियों की ज़रा हम बात करें तो सब्जी उत्पादक किसान भाइयों को आपकी ओर से क्या सलाह है, उन्हें कौन कौन से समसामयिक कार्य इन दिनों खेतों में करने हैं? जहाँ तक सब्जियों का सवाल है, इस मौसम में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है हमारे किसान भाइयों को, वो आती है उनके ट्रांसपोर्टेशन। जहाँ तक उपलब्धता और अच्छी फसल पैदा करना है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बिल्कुल, और काफ़ी समय से भी कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ सब्जियों के उत्पादन में कोई कमी नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो मौसम है और ख़ास तौर से इस महीना है, इस समय सब्जियां आपने देखी महंगी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका सबसे बड़ी वजह होती है कि इनकी आपूर्ति में जो ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते हैं वो बाधा देते पहुंचाते हैं। हम देश के आज़ाद होने के काफ़ी समय बाद भी ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिससे कि ग्रामीण समाज में होने वाले दूध और सब्जी और फलों को हम टाइम पे शहरों तक या बाजार तक पहुंचा पाएँ। तो सबसे बड़ी जो बाधा है, उत्पादन होने के बावजूद भी वो इसको बाजार तक नहीं पहुंचा पाते। जी जी। तो इनको उसमें इस तरीके से अपने यहाँ स्टोर करना चाहिए कि तोड़ने के बाद भी इसे कुछ समय तक वो रख सके, उसको अच्छे हवादार जगह में उसको रोक के रखें, जिससे कि जब बाजार खुलने के लिए रास्ते सुगम हों तो हम उसको मार्केट तक पहुंचा सकें। दूसरा ये है कि आप खेती में जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पौधे स्वस्थ होंगे, आपके फल अच्छे पैदा होंगे, ये तो पुरानी कहावत है। जी जी। तो सबसे बड़ी बात है कि आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, खासतौर से सब्जी के किसानों के लिए मेरा ये निवेदन है, हालांकि कि वो अपने खेतों का मिट्टी परीक्षण भी अवश्य करवाते रहे, और उसके हिसाब से उसके अंदर जो पोषक तत्वों की कमी है उसको पूरी तरीके से दूर करते रहे। इससे वो अनावश्यक खर्चों से भी बचेंगे जो हम जरूरत ना होने पे भी डाल देते हैं, और हमें पता भी होगा कि हमारी ज़मीन हमें क्या बता रही है। इसके अलावा जो कार्बनिक अंश होते हैं, जैसे गोबर की खाद है, नेडेफ की खाद है, जीवांश में वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी मात्रा में, अच्छी मात्रा में अगर वो अपने खेत में उपयोग करेंगे तो जो फल इनको मिलते हैं वो फल जो है काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं। उनको ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लेट हो रहा है, उसमें भी वो स्वस्थ एवं ताज़ा महसूस करते हैं। बिल्कुल। संक्षेप में सर, हम फल उत्पादक किसान भाइयों के लिए आपकी ओर से क्या सलाह है? कीट व्याधियों का अगर या रोग का प्रकोप होने की आशंका है तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? फल उत्पादकों को तो बराबर अपने अपने जो खेत हैं उनमें पड़ताल करते रहना चाहिए कि इस समय उनको कौन से कीट व्याधियों का प्रकोप दिख रहा है। ये हम दिखा रहे तस्वीरें, देखिए पपीता की, ये काफ़ी इस तरह के बाजार में भी आते हैं, और हालांकि उनको अच्छी कीमत भी नहीं मिलती, लेकिन इस तरह के रोगों से अपनी फसल को कैसे बचाएं किसान? इस जो मौसम है इस समय, जैसा मैंने आपको बताया कि आर्द्रता भी मौजूद है, और आपका टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होता रहता है, उसी हिसाब से पानी की भी अनुकूलता, उपलब्धता जो है कम ज़्यादा आपको होती रहती है। और ये सारे मौसम जो रहते हैं ये सभी के लिए, चाहे वो कीट हों हमारे, चाहे वो हमारे रोग हों, रोग पैदा करने वाले जीवाणु हों, बैक्टीरिया हों या फंगस हों, सभी के लिए बड़ी अनुकूलता रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेत में बराबर निरीक्षण करें, पड़ताल करें, और जैविक जो साधन है उनसे हम उनके फेरोमोन ट्रैप्स वगैरह, जैसा मैंने आपको बताया, उससे भी निरीक्षण करते रहें, जिससे उन्हें अपने खेत में होने वाले जो भी कीटाणु हैं या अगर लगता है कि रोग या कीट का प्रकोप है तो जैविक कीटनाशकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक कीटनाशक बाजार में उपलब्ध है और उनसे आप नेचर के साथ भी जुड़े रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इतनी अमूल्य जानकारियां आपने हमारे किसान भाइयों को दी। तो किसान भाइयों, चलिए अब हम देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरी खेती में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कृषि वस्तुओं के निर्यात में हुई बढ़ोतरी, मध्य प्रदेश में बांस की खेती को किया जाएगा प्रोत्साहित, मैक्सिकन बीटल करेगा गाजर घास की रोकथाम। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कृषि वस्तुओं के निर्यात में हुई बढ़ोतरी, कोविड महामारी से हुए लॉकडाउन के कठिन समय में भी भारत के खाद्यान्नों का निर्यात लगातार जारी रखा, और पिछले साल की तुलना में इस साल निर्यात में 23.24% की बढ़ोतरी भी हुई। इसके साथ ही देश की कृषि उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम हो गई है। PIB से मिले समाचार के अनुसार कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। नई निर्यात नीति में मुख्य रूप से आरोग्य और स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थों, पोषण
युक्त आहार तथा इस संदर्भ में ब्रांड इंडिया को बाकायदा एक अभियान के रूप में बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। बागवानी के क्षेत्र में भी भारत में काफ़ी तरक्की हो रही है। फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आयातित कृषि उत्पादों के स्थान पर घरेलू उत्पादों के विकल्प को प्रोत्साहित करने की भी योजना है, ताकि कृषि के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की पहल पर कृषि निर्यात को नई ऊंचाइयां तक ले जाने की उत्पाद विशिष्ट निर्यात संवर्धन में मंच बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में बांस की खेती को किया जाएगा प्रोत्साहित। मध्य प्रदेश में किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान पर पौधे दिए जाएंगे। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन विभाग द्वारा इस वर्ष प्रदेश में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस उगाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को 50% के अनुदान पर उन्नत गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसान संबंधित वन मंडलाधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से जहां प्रदेश में अच्छी किस्म के बांस उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं उन्हें इस अतिरिक्त आय भी हो सकेगी। इसी के साथ बांस पौधों के बीच किसान अंतर्वर्ती फसलें लेकर दोहरा लाभ कमा सकते हैं। मैक्सिकन बीटल करेगा गाजर घास की रोकथाम। गाजर घास कृषि की बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। हर वर्ष 40 से 45% उपज गाजर घास की वजह से नष्ट हो जाती है। फसलों के अलावा गाजर घास पशुओं और मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाती है। प्रदेश में तेजी से फैल रही गाजर घास के खात्मे के लिए कृषि विभाग ने एक बेहतरीन तोड़ निकाल लिया है। इसे नष्ट करने के लिए प्रभावशाली जैविक विधि को चुना गया है, जिसके तहत मैक्सिकन बीटल को खेतों में छोड़ा जा रहा है, जो केवल गाजर घास ही खाता है। 4 से 6 सप्ताह के भीतर ये पौधे की एक एक पत्ती को न केवल खा जाता है, बल्कि उस पौधे का जीवन चक्र भी समाप्त कर देता है। इस कीड़े के प्रयोग के सकारात्मक परिणाम भी निकले हैं। कृषि वैज्ञानिक इसे खेती के लिए अच्छा मान रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान के निर्देशन में जबलपुर खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय 2 दशकों से गाजर घास पर रिसर्च कर रहा है। उन्होंने इसके खात्मे के लिए 4 विधियां तैयार की हैं। पहली यांत्रिकी विधि यानी इसे जड़ से उखाड़ना, दूसरी रासायनिक विधि यानी रसायनों का छिड़काव करना, और तीसरी जैविक विधि यानी गाजर घास पर मैक्सिकन बीटल कीड़े छोड़ना, और चौथी संवैधानिक विधि यानी नियम बनाकर इन्हें नष्ट करना। मैक्सिकन बीटल के द्वारा गाजर घास को खत्म करना एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। खबरें खेती में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें खेती की। नमस्कार।